हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम प्लेजर में। दोस्तों आज है 2 फरवरी और आज के वीडियो में हम 2 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, विशाखापट्टनम को। अगला है, हर गाँव हरियाली पहल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जो हर गांव हरियाली पहल है ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की हमने एक PDF ई बुक तैयार की है, जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की। तो अगर वो आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो PDF ई बुक है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर डेट है, UP PSC है। तो जितने भी यूपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अमरप्रीत सिंह को। अगला है, हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी जो है मुरली विजय एक क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, गोवा सरकार ने। अगला है, निम्न में से किस शहर में एयरो इंडिया शो 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी को आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। अगला है, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ में। अगला है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का क्या पूर्वानुमान लगाया गया? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 6.1%। तो दोस्तों ये सारे कल के क्वेश्चंस थे जो कि हमने रिवीजन किए। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, पर्यटन मंत्रालय ने। दोस्तों पर्यटन मंत्री जो है वर्तमान में जी किशन रेड्डी, तो इन्होंने जो है 31 जनवरी को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की है और इसके लोगो का भी अनावरण किया है। और लोगो क्या है तो वो भी आपको अभी दिखाएंगे। तो जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने अभियान के प्रतीक चिन्ह यानी जो लोगो है उसका अनावरण किया जो कि नमस्ते की छवि से प्रेरित है। यानी जो लोगो है उसकी जो आकृति है वो कैसी है तो वो नमस्ते की तरह दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको लोगो दिखाते हैं। तो ये इसका लोगो है, विजिट इंडिया ईयर 2023। ठीक है, ये इसका लोगो है, देख सकते हैं। दोस्तों प्रतीक चिन्ह अनगिनत कहानियों के एक सूक्ष्म जगत वाले भारत को दिखाता है। ये देश की विरासत से लेकर के दिव्य भोजन करने की हमारी कला और हमारे समृद्ध वन्य जीवन के साथ साथ अतिथि देवो भव के दर्शन को भी आत्मसात करता है, क्योंकि इसका जो लोगो है वो नमस्ते की छवि से प्रेरित है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपको सारी बातें कि हाल ही में जो विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल है इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो पर्यटन मंत्रालय ने इस पहल को शुरू किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका जो लोगो है वो किस आकृति का है तो वो भी ध्यान रखेंगे, नमस्ते की आकृति का इसका लोगो है। ठीक है, इसका जो पहल का अनावरण है, इसके जो पहल है इसके लोगो का जो अनावरण है वो किसने किया है? तो जो पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने इसके लोगो का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे
डी करेक्ट हो जाएगा 50। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कम से कम 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा और इन स्थलों को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही जो पर्यटक हैं उनके अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एक ऐप भी जारी किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि देखो अपना देश मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की पीएम मोदी की अपील से शुरू की गई। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ कि 2023-24 का जो बजट पेश किया गया है संसद में, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण इनके द्वारा, तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा संपूर्ण पैकेज के रूप में, और ये जो स्थल होंगे उनको जो है संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। और यहाँ पर जो अपने देश के पर्यटक हैं उनको जो है जो घरेलू पर्यटन है, हमारे देश के जो पर्यटन स्थल हैं उनको प्राथमिकता देने की बात यहाँ पे कही गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण पैकेज के रूप में कितने पर्यटन स्थलों को जो है विकसित किया जाएगा, तो 50 पर्यटन स्थलों को इसमें विकसित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में 46वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने 30 जनवरी को 2023 को साल्ट लेक में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। मेला 31 जनवरी से स्टार्ट होगा और 12 फरवरी तक ये चलेगा। मेले में दुनिया भर के लगभग 20 देश भाग ले रहे हैं। स्पेन इस वर्ष दूसरी बार फोकल देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यापार पुस्तक मेला है। यह फ्रैंकफर्ट बुक फेयर ये सबसे बड़ा पुस्तक मेला है, उसके बाद लंदन बुक फेयर है और इसके बाद पुस्तकों का ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन भी है। तो देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा पुस्तकों का सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो ये हमारे देश में आयोजित हो रहा है। 30 जनवरी से जो है इसका उद्घाटन किया गया है। पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाएगा। 31 जनवरी को स्टार्ट होगा, 12 फरवरी तक ये चलेगा। ठीक है, तो दुनिया का तीसरा ये सबसे बड़ा पुस्तकों का वार्षिक सम्मेलन है। ध्यान रखना है आपको, इस बार कहाँ पे आयोजित हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकों का वार्षिक सम्मेलन कौन सा है, तो वो है फ्रैंकफर्ट बुक फेयर। ये नाम ध्यान रखना है, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर। और दूसरा कौन सा है, तो लंदन बुक फेयर, ये दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकों का वार्षिक सम्मेलन है। अब देखिए अगर हम अपने देश की बात करें, यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में 46वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का उद्घाटन किया गया है, तो ये जो पुस्तक मेला होगा इसमें दुनिया भर के 20 देश भाग ले रहे हैं। और इसके साथ ही आपको यहाँ से एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो पुस्तक मेला है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पुस्तकों का मेला है, लेकिन एशिया में ये सबसे बड़ा मेला है। इस बात को ध्यान रखना है, एशिया का ये सबसे बड़ा पुस्तक मेला है और लोगों द्वारा सबसे अधिक भाग लेने वाला भी ये पुस्तक मेला है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि जो थाईलैंड है वो पहली बार इस मेले में भाग ले रहा है। इसका नाम ध्यान रखना है, थाईलैंड, ये जो है पहली बार इस पुस्तक मेले में भाग ले रहा है। तो ध्यान रखना है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, 46वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला पश्चिम बंगाल में। अगला है, भारतीय तट रक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, 1 फरवरी को। दोस्तों भारतीय तट रक्षक बल जो है 1 फरवरी को अपना 47वां स्थापना दिवस 2023 मना रहा है। देश के समुद्री हितों की रक्षा में संगठन द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए हर साल 1 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? तो भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। भारतीय तट रक्षक की स्थापना के कुछ ही महीने बाद इस दिवस की घोषणा हुई थी। तो कब? तो ध्यान रखना है आपको, 18 अगस्त 1978 भारतीय संसद ने भारतीय तट रक्षक दिवस को मंजूरी दी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि 1 फरवरी को कौन सा दिवस होता है, तो भारतीय तट रक्षक बल दिवस जो है ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। अगला है, बजट 2023-24 में किस वर्ष तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 2047 तक। दोस्तों अभी जो है कल जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट पेश किया है, तो उसमें एक बात कही गई है कि जो एनीमिया है,
एनीमिया जो बीमारी है, तो देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया और वो किस वर्ष तक, तो 2047 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके अलावा मुख्य स्थानों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। एनीमिया भारत में वर्षों से गंभीर एक समस्या है स्वास्थ्य की, महिलाओं में इसका खतरा ज़्यादा देखा जाता है और एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार उसमें बताया गया कि 15 से 49 आयु वर्ग वाले देश की 57% महिलाएं और 25% पुरुषों को एनीमिया है। यानी कि इसमें क्या कहा गया कि जो महिलाएं हैं वो इससे ज़्यादा पीड़ित होती हैं। 57% महिलाएं इसमें पीड़ित रहीं और 25% पुरुष इससे ग्रसित रहे। 15 साल से कम आयु की 46% लड़कियां एनीमिया की शिकार हैं। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि बजट 2023-24 जो पेश किया गया है तो उसमें वर्ष 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि देश को एनीमिया मुक्त किया जाएगा। ठीक है, 2047 तक। अगला है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्राहम रीड। ये थे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच, इन्होंने अभी जो है इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों ग्राहम रीड इन्होंने जो है 30 जनवरी 2023 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने 2019 में ये पद संभाला था, यानी 2019 में इनको जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपना इस्तीफा हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, इनको सौंपा है। वह एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय टीम के लिए डिफेंडर और मिडफील्डर के रूप में खेलते थे। तो ध्यान रखना है, इससे संबंधित पूछा जा सकता है कि हाल ही में ग्राहम रीड ने जो है किस खेल के कोच से इस्तीफा दिया है। तो ध्यान रखना है, हॉकी के ये कोच थे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ये मुख्य कोच थे और इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और हॉकी से ध्यान रखना है कि भारत में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं दिलीप तिर्की। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का विमोचन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एम देसाई, यानी कि मेघनाथ देसाई। दोस्तों भारत में जन्मे जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं मेघनाथ देसाई या एम देसाई, तो इन्होंने जो है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर नामक जो पुस्तक है उसको उन्होंने लिखा है। हिंदी में इस पुस्तक को क्या कहेंगे? तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गरीबी, कैसे अर्थशास्त्र ने गरीबों को छोड़ दिया। ठीक है, ये पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखना है, मेघनाथ देसाई के द्वारा। दोस्तों ये जो पुस्तक है ये इस बात पे प्रकाश डालती है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अर्थशास्त्र के अनुशासन ने किस तरह से गरीबों के हितों की व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा। पुस्तक ये जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो वो भी ध्यान रखना है, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। ध्यान रखना है, पुस्तक इंपॉर्टेंट है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर किसके द्वारा लिखी गई है? बस इनका ही नाम ध्यान रखना है, मेघनाथ देसाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, T20 इंटरनेशनल इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, यजुवेंद्र चहल। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों यजुवेंद्र चहल ये जो है 29 जनवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने लखनऊ उत्तर प्रदेश में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल के दौरान ये रिकॉर्ड स्थापित किया है। चहल ने 75 गेंदों में 91 विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार जो हैं इनके नाम पर रिकॉर्ड था 87 T20 मैचों में 90 विकेट लेने का, और अब ये दूसरे स्थान पे आ गए। इस सूची में तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे गेंदबाज हैं 72 विकेट के साथ रविचंद्रन अश्विन। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे कि जो यजुवेंद्र चहल हैं इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया, और रिकॉर्ड क्या बना है? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले
गेंदबाज कौन है? तो नाम ध्यान रखेंगे यजुवेंद्र चहल का। अगला है, हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। दोस्तों, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यानी कि NISU यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को दर्शाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि हाल ही में किसको इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। दोस्तों, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कब रहे थे? तो ध्यान रखेंगे 2004 से लेकर के 2014 तक ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इनको ही ये अवार्ड दिया गया। अगला है, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, 2.4 लाख करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में भारतीय रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए पूंजी आवंटित की है। यह अब तक का सर्वाधिक परिव्यय वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। यानी 2013-14 में जो परिव्यय किया गया था उससे लगभग ये 9 गुना है। यह नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। 2023-24 की बजट घोषणा से मध्यम वर्ग के लिए एक बड़े वर्ग को लाभ होने की संभावना है, जैसे कि रेलवे द्वारा यात्री टिकट या माल भाड़े में वृद्धि की संभावना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि रेलवे से आपको ध्यान रखना है कि रेलवे के लिए कितना बजट जो है वो आवंटित किया गया है, तो 2.4 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। बजट पेश किया गया, अभी किसने पेश किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। ठीक है, संसद में पेश किया गया, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये थे 2 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन जो है इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट था, अमृत उद्यान, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग कोशिश किया करो क्वेश्चन का आंसर करें। यह है आज का क्वेश्चन। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।